में बेसिक फर्क क्या है? शाबाश, प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, चलें बेटा एक एमसीक्यू छोटा सा बनाता हूं और आपने मुझे बताना है कि इक्विटी कितने की है। ठीक है, पहला एमसीक्यू आपका, और देखते हैं कौन आंसर देता है। मुझे पता है कि ऐसे बब्बर शेयर भी होते हैं कि अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उनका आंसर पहले आ जाएगा। ले जी, क्वेश्चन ये है कि मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹80,000 in the business। ठीक है, during the year he suffered loss of ₹5,300। ठीक है जी, calculate his equity balance at year end। जी बेटा, आंसर क्या है आपका? वेल डन, वाह भाई वाह। इसका मतलब आप वो मेरी चालाकी भी समझ गए हैं। मैंने आपको प्रॉफिट समझा के लॉस दे दिया, तो आपने कहा जनाब प्रॉफिट अगर ऐड करते हैं तो लॉस जो है वो माइनस करेंगे। शाबाश। तो बेटा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल था वो था 80,000 और हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ, और लॉस हुआ 5,300 का, वो हमने माइनस किया, तो हमारे पास जो इक्विटी आ गई बेटा वो 74,700। गुड, इसी तरह बेटा शाबाश, ठीक है, वेल डन बेटा। बस इसी तरह बेटा अगर आप मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं जो अकाउंटिंग जो ये तो इंशाल्लाह हमारी पास हो जाएगी, जो हमने आई कैप का पेपर देना है। मैं आपको इंशाल्लाह ये गट्स भी सिखा दूंगा अकाउंटिंग के ना, सही तरह से आपको जो है कंसेप्चुअली चीजें आपकी ग्रिप पे होंगी, पता लगेगा हाँ जी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ठीक है जी, चलिए बेटा हम तो क्या पढ़े थे, हम कहां से कहां निकल गए, हम इक्विटी समझने लगे दूसरे दिन है। चले जी, फिर कहते हैं जी हम पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर बेटा वो कहते हैं द बिजनेस मे बी फाइनेंस्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ ऑनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग रिटेन्ड अर्निंग्स एंड लोन्स। ठीक है बेटा, ये रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ और आपने विड्रॉ नहीं किया, बिजनेस में ही रखा रहने दिया, तो टेक्निकली कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ये बात समझ आ गई बेटा? ये मैं अंडरलाइन किया स्क्रीन के ऊपर। रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं? अगर आपका प्रॉफिट हुआ और आपने विड्रॉ नहीं किया बल्कि बिजनेस में रिटेन रखा, ये इन्वेस्ट कर दे, इस प्रॉफिट भी बिजनेस में पड़ा रहने दें ताकि मजीद बिजनेस फैले, तो उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। अगर प्रॉफिट हुआ और आपने फौरन विड्रॉ कर लिया कैश से, तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग। ठीक है जी, तो कहते हैं सोल ट्रेडर में क्योंकि लोग जो है ज्यादा नहीं होते, सिंगल पर्सन होता है, तो कहते हैं ये कारोबार फाइनेंस अपने इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल से कर सकता है, और अगर इसको थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो फिर ये लोगों से या किसी छोटे मोटे इदारे से, दोस्तों से लोन भी ले सकता है। तो इसको उसने नाम दे दिया कि इसकी जो फाइनेंसिंग है वो मिक्सचर होता है, अपना कैपिटल भी और साथियों से, रिश्तेदारों से या दोस्तों से लोन लेकर भी। ठीक है जी, फिर कहता है बेटा आखिर में कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस माइट एम्प्लॉय मेनी पीपल बट इट इज यूजुअल फॉर द प्रोप्राइटर टू टेक अ वेरी एक्टिव रोल इन द बिजनेस एक्सरसाइजिंग अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल। कहता है बेशक ये सोल प्रोप्राइटर 2-4 बंदे रख ले, लाइक कोई जूस कॉर्नर है तो आपने वो हेल्प के लिए बच्चे रखे हुए हैं जो गाड़ियों पे जाके जो है वो गिलास पकड़ा के आते हैं लेते हैं, लेकिन मेन कंट्रोल कहते हैं उस ऑनर का ही होता है जो वो गले के ऊपर बैठा होता है और सबको डायरेक्ट कर रहा होता है। यानी कि मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल जो है वो सिंगल मैन के पास होता है, चाहे आप 2-4 एम्प्लॉय भी रख लें। एग्री करते हैं आप इस बात पे?
और आखिर में सोल प्रोप्राइटर की बेटा वो बात करता है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कैन बी सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न बाय इट्स ऑनर। और कहते हैं कि ये जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है ये आप बना बनाए दुकान किसी दूसरे को भी बेच सकते हैं, और ये बहुत इजी प्रोसेस होगा एज कंपेयर टू सेलिंग या डिस्पोजल ऑफ अ कंपनी। कंपनी बेचना बहुत मुश्किल है, तमाम डायरेक्टर्स इकट्ठे होते हैं, शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर मार्केट में वैल्यू चेक करनी पड़ती है एंड सो ऑन। जबकि सोल प्रोप्राइटर का बड़ा सिंपल सी कहते भाई ये हमने किराने की दुकान खोली थी, ये हमने बेकरी की दुकान खोली थी, ये कपड़े की दुकान खोली थी, ये आइटम हमारे पास पड़े हैं बेटा, ये स्टेशनरी की दुकान खोली थी, ये आइटम हमारे पास पड़े हैं, इतने के खरीदे थे, इसके ऊपर जो आप थोड़े पैसे देना चाहते हो तो दे दो, वरना ये चीजें हम आपसे खरीद लेते हैं और ये दुकान फौरन सेल हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही है कि कंपनी को सेल करना मुश्किल है और सोल प्रोप्राइटरशिप को दुकान को सेल करना आसान है। ओके, तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे सोल ट्रेडर क्या है और उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बेटा आप इजीली बता सकते हैं? फंडिंग कौन करेगा, लायबिलिटी किसकी होगी, ऑनर कौन होगा, डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होगा, कंट्रोल किसके पास होगा, मैनेजमेंट किसके पास होगी, रिस्क एंड रिवार्ड किसके पास होंगी, लायबिलिटी किसके पास होगी, फाइनेंसिंग कौन कर रहा होगा। जो अच्छे बच्चे हैं वो ये मैं पॉइंट बता रहा हूं उसकी लिस्ट बना लेंगे और इसी की बेस के ऊपर तीनों सवाल कर लेंगे। कैसे, एंड पे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। चलें बेटा, ये एग्जाम्पल है बेटा, इलस्ट्रेशन, तो ये आपने बेटा खुद पढ़नी है, क्योंकि मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट कुछ इस तरह का है कि मैं बच्चे को कंसेप्ट देके कहता हूं कि आई कैप के सवाल खुद अटेम्प्ट करे ताकि उसको जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो, उसको जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, हाँ जी हम इसका आंसर कर सकते हैं जो हमने पढ़ा। बजाय ये कि मैं आपको रीडिंग कराता रहूं, क्रैनिंग नहीं करनी बेटा, हमने कंसेप्ट सीखना है और सवाल आपने सॉल्व करने हैं। इसके बाद बेटा जब आई कैप के सवाल खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको एडवांस लेवल के अदर अकाउंटेंसी बॉडी के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि हम अनसीन क्वेश्चन जितने करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। मुश्किल तैयारी कर लेंगे पेपर की, आसान आएगा तो ठीक है, मुश्किल भी आएगा तो आपको ऐसे ही लगेगा ये तो वही क्वेश्चन है जो हम क्लास में प्रैक्टिस करते थे। तो काम के लिहाज से बेटा जरा आपने, मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, काम में आपको वर्किंग काम जो है होमवर्क आपको ऐसे दूंगा जैसे सवाब का काम होता है, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ना जो है वो भी एक इबादत है, और आगे बेटा रमजान आ रहा है तो आपको पता है कि हर इबादत का सवाब जो है 70 गुना बढ़ जाता है। जितने सवाल आप पढ़ेंगे 70 गुना ज्यादा सवाब आपको मिलेगा। तो इस लिहाज से इंशाल्लाह आप बहुत खुशी होनी चाहिए कि आपके पास नेकियां कमाने का महीना आ रहा है। ठीक है, इल्म पढ़ाई जो है ये भी इबादत में शामिल है। तो आए हम अहद करें कि हम सारे मिलकर इंशाल्लाह रमजान में अकाउंटिंग की भरपूर इबादत करेंगे। ऐसे ही है बेटा, और फिर इबादत के बाद अल्लाह पाक जो है, इबादत के बाद अल्लाह पाक उसका फल देते हैं ना, और उसका फल बेटा कैसे देंगे अल्लाह पाक? वो देंगे इम्तिहान में कामयाबी से। और मैं अपने बच्चों को कहता होता हूं कि आपने जो रिजल्ट है, रिजल्ट वो मोबाइल पे नहीं देखना बेटा, रिजल्ट जो है वो माँ बाप के चेहरों पे देखना होता है। ठीक है, रिजल्ट मोबाइल पे मैसेज पे नजर नहीं आता, रिजल्ट माँ बाप के चेहरों पे नजर आता है। जिस तरह वो हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं उनसे बढ़ के हम उनको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे, अल्लाह पाक की जात भी खुश होगी और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी बेटा उसकी कोई कीमत नहीं है। आगे पढ़ते हैं टाइप ऑफ बिजनेस, और सेकंड टाइप जो बिजनेस है बेटा वो है पार्टनरशिप। ठीक है जी, अब फौरन मैंने सोल ट्रेडर पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लगाया ताकि हमें आगे आसानी हो जाए, और आप समझ भी चुके होंगे आगे आसानी कैसे होगी। पहले पार्टनरशिप को डिफाइन करते हैं, फिर पार्टनरशिप के जो है वो कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस इज एन एंटिटी इन विच 2 or more इंडिविजुअल, ठीक है, शेयर द ऑनरशिप ऑफ अ बिजनेस, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट फंड्स। हमने देख लिया कि बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट होगी आज से ऑनवर्ड उसका नाम कैपिटल होगा, यानी कि हर पार्टनर का अपना कैपिटल होगा। मैं कह सकता हूं सोल ट्रेडर में सिंगल पर्सन जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो एक ही कैपिटल था, यहां जितने पार्टनर्स होंगे उतने कैपिटल अकाउंट होंगे। ऐसे ना हर किसी की इन्वेस्टमेंट अलग अलग पड़ी होगी, पता लगेगा कि हाँ जी इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बेटा इसका कैपिटल की अमाउंट जो है, इसकी फाइनेंसिंग जो है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर कम होगी या ज्यादा होगी? पार्टनरशिप का कैपिटल का जो हुजम है, ठीक है, ये सोल ट्रेडर से कम होगा ज्यादा? शाबाश, ज्यादा। और इनके पास बेटा फंड रेजिंग के चांसेस सोल ट्रेडर की निस्बत कम है या ज्यादा है?
ये तो खुद भी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म बना के बैंक से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। शायद सोल ट्रेडर्स को बैंक इतना लोन ना दे जितना एक पार्टनरशिप फर्म को लोन दे। आगे चलते हैं बेटा। कहते हैं पार्टनरशिप इन पाकिस्तान आर सब्जेक्ट टू रूल सेट आउट इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। सोल ट्रेडर में ऐसी हमने कोई बात नहीं पढ़ी, तो मैं कह सकता हूं कि सोल ट्रेडर में कोई ऐसी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जबकि पार्टनरशिप में एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है कि पार्टनरशिप जो है शुड बी फॉर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। और बेटा उसमें वो बताता है कि मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम बेटा 20 पार्टनर्स होंगे। 20 से ज्यादा चले जाएंगे तो फिर वो कंपनी की तरफ काम चला जाएगा। इसका मतलब है हम एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स भी बना सकते हैं। अभी मैं लिस्ट बना के देता हूं आपको, फिर आप कहेंगे आखिर में ये तो आपने जबरदस्त काम कर दिया, तीनों सवाल इकट्ठे तैयार हो गए हमारे, ठीक है। तो हमने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना बेटा, ठीक है। ज्यादा प्रैक्टिस कंसेप्ट्स की करनी है और तो फिर क्वेश्चन खुद ब खुद इंशाल्लाह होंगे। सोल प्रोप्राइटर में फिर नंबर ऑफ मेंबर्स हम क्या करेंगे, कितने होंगे सोल प्रोप्राइटर में? 1। पार्टनरशिप में हमने ये बात क्या की कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 20। डन होगा बेटा। आगे चलते हैं। और पार्टनरशिप की एक लीगल रिस्ट्रिक्शन ये है कि इट शुड बी फॉर्म्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ले जनाब, जैसे कि हमने कहा था कि वहां वन मैन शो था, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में वो हमें कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा पहली लाइन तो बहुत आसान है कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। आखिरी बात समझ आ गई आपको कि उसकी जो मैनेजमेंट है वो सारे भी कर सकते हैं और सबके बिहाफ पर कोई एक भी कर सकता है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि इसकी मैनेजमेंट जो है वो सब मिलके भी कर सकते हैं और कोई एक सबके बिहाफ पर भी कर सकता है। तो बेटा अगर एमसीक्यूज आ जाए, इन पार्टनरशिप अ सिंगल पार्टनर कैन नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, ट्रू और फॉल्स? शाबाश। A partner cannot act on behalf of all other partners, true or false? शाबाश, false. He can act, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं इसके। कह रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन में एसोसिएशन होनी चाहिए, ठीक है। और ऑनर्स यानी कि जिसके पार्टनर हैं वो लायबल है फॉर अनपेड डेट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट जो है कहता अब एक बंदे का नहीं और ये शेयर होगा और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, PSR। ऐसे है ना, किसी पार्टनर को ज्यादा मिल रहे होंगे, किसी पार्टनर को कम मिल रहे होंगे, जिस कहते हैं ना पंजाबी में जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मीठा, ठीक है। तो इसी तरह जो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब है इनकी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, पहले से डिसाइड कर लेंगे ताकि आखिर में बच्चों की तरह लड़ाइयां ना करें, ठीक है। तो जैसे ही कैपिटल होगा वैसे ही इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो जाएगी, उसी के मुताबिक प्रॉफिट। और याद रखिएगा जिस रेशियो से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी रेशियो से, कंप्लीट कीजिएगा सेंटेंस मेरा, जिस रेशियो से प्रॉफिट कंप्लीट होगा उसी रेशियो से, वेरी गुड, शाबाश, उसी रेशियो से लॉस कंप्लीट करेंगे। ओके इफ्रा, हमजा, ठीक है बेटा जी, तौसीफ साहब ठीक है, बिलाल ठीक है। अच्छा बेटा, फिर बेटा कहता है व्हेन पार्टनर डाइज द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, ठीक है। तो पार्टनरशिप में भी परपेचुअल सक्सेशन, जैसे कामरान में पहले बात कर रहा था, उस लिहाज से नहीं है जिस तरह कंपनी में है, क्योंकि अगर एक पार्टनर जो है उसकी डेथ होती है तो पार्टनरशिप फौरन डिसॉल्व हो जाती है। ये बात पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है, फिर नई पार्टनरशिप बनानी पड़ती है। फिर कहता है प्रॉफिट जो है वो एग्रीड रेशियो के साथ होगा, ठीक है। एसेट जो है वो भी एग्रीड रेशियो के साथ इनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और अगर कोई पैसे बीच में से निकलवा लें तो उसे क्या कहेंगे, अगर पार्टनर कोई पैसे निकलवाता है तो उसे हम क्या कहेंगे,
ड्राइंग कहेंगे। और यहाँ जो फाइनेंसिंग हो सकती है, जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटर में कहा था कि पार्टनर्स का कैपिटल होगा और ये बैंक वगैरह से लोन भी ले सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर इनकी फाइनेंसिंग ज्यादा हो सकती है। फिर पार्टनरशिप might imply many people, but it is usual for the partners to take a very active role in the business in high degree of control. सोल प्रोप्राइटर में हमने ये पढ़ा था कि जितने मर्जी मुलाजिम रख लें लेकिन मेन कंट्रोल ऑनर के पास ही रहता है। यहाँ वही बात हम सिर्फ नाम चेंज करके कर रहे हैं, और नाम क्या चेंज किया हमने, तो जितने मर्जी एम्प्लॉय रख लें मेन कंट्रोल किनके पास रहता है, किनके पास मेन कंट्रोल रहता है? यस, वेरी गुड, पार्टनर्स के पास कंट्रोल रहता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो रटे नहीं लगाने, क्रैमिंग नहीं करनी, एक को अच्छी तरह याद कर ले, बाकी में तो कंपैरिजन है। फिर कहता है पार्टनरशिप कैन बी सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न बाय इट्स ऑनर, और पार्टनरशिप जो है बनी बनाई आप किसी दूसरे को भी सेल कर सकते हैं। बेटा पार्टनरशिप में कोई पॉइंट जो समझ ना आया हो कि क्लियर है, अगर क्लियर है तो बेटे ओके टाइप कर दें ताकि हम आगे चलें। तीसरा भी आप पढ़ के खत्म करें, आज हम ये तीनों टाइप्स को खत्म कर लें। ओके हो गया, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन आप तीसरा है बेटा कंपनी, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है हमारा कंपनी, और कंपनी के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बेटा कंपनी दो तरह की है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कंपनी ये है कि आपके पर्सनल एसेट भी जो है वो यूज हो सकते हैं लॉस पूरा करने के लिए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं वो सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी वाली है, इसलिए उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि जितना आपने शेयर परचेज किया, जितने आपने इन्वेस्टमेंट किया, मैक्सिमम लॉस आपको उतना हो सकता है, आपके पर्सनल एसेट वहां पर मजीद जो है वो कॉल नहीं किए जा सकते। तो लिमिटेड लायबिलिटी की बात समझ आ गई आपको कि योर लॉस कैन मैक्सिमम बी अप टू द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, नॉट मोर देन दैट। ओके जी। तो कहता है अ कंपनी इज स्पेशल फ्रॉम इट्स बिजनेस एंटिटी, ठीक है। कहता है ये स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है, इसमें ऑनर और बिजनेस आर टू सेपरेट थिंग। ऑनर अलहदा होंगे और कंपनी अलहदा होगी। कंपनी कैन सू एंड कैन बी सूड ऑन इट्स ओन नेम, ठीक है। नियरली ऑल कंपनीज इन पाकिस्तान आर लिमिटेड बिजनेस, ठीक है। तो ये वही बात जो मैंने आपको पहले की थी जी। अब यहां पर कुछ थोड़ी सी चेंज आती है, कहते ऑनरशिप ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑनरशिप ऑफ शेयर्स, ऑनरशिप ऑफ शेयर्स। लाइक बेटा हम वहां कैपिटल कहते थे, तो यहां कौन सा कैपिटल कहेंगे? शेयर कैपिटल कहेंगे। मुख्तलिफ पीसेस बन जाते हैं कैपिटल के, ठीक है। और हर शख्स जितनी उसके वो पीसेस परचेज करता है, जितने शेयर्स परचेज करता है, वो शेयर होल्डर बन जाता है। तो नीचे एग्जाम्पल में कह रहा है कि अगर कंपनी के 100 शेयर हैं और आपने 40 शेयर परचेज कर लिए हैं, तो फिर आपकी ऑनरशिप कितने परसेंट है? 40%। ये बात समझ आ गई बेटा कि लेट्स से कंपनी को 1 लाख रुपया चाहिए और वो हजार के 100 पार्ट्स बनाती है, ऐसे ना बेटा, हजार के 100 पार्ट्स बनाने से 1 लाख रुपया बन जाता है। तो आपने मुझे 100 पार्ट्स में से 40 पार्ट्स आपने खरीद दिए, तो आप कितने परसेंट कंपनी के ऑनर हैं, शेयर होल्डर हैं? 40%, यानी कि आपने 40,000 पे किया होगा। ये बात समझ आ गई बेटा आपको? जितने शेयर खरीदेंगे उतने ज्यादा ऑनरशिप आपकी बढ़ जाएगी। जो शेयर खरीदता है इसको शेयर होल्डर्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, नाम भी फर्क आ गए। सोल ट्रेडर में कहते थे ऑनर, पार्टनरशिप में कहते थे पार्टनर्स, तो कंपनी में क्या कहते हैं? कंपनी में क्या कहते हैं? शाबाश, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स। ओके हो गया बेटा, ये भी हम देखेंगे डिफरेंस। फिर कहता है बेटा लार्ज कंपनी यूजुअली हैव लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू एंड लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो सिंपल सी बात है, जिस कंपनी की जितनी फाइनेंसिंग ज्यादा करनी चाहते होंगे वो उतने ही शेयर इशू करेंगे और उनका शेयर कैपिटल भी उतना ज्यादा होगा। फिर बेटा थोड़ा सा वो कंपैरिजन करने की कोशिश करता है और कहता है कि अनलाइक
A sole trader या पार्टनरशिप, a company has the status of legal person in the law। ये वही बात है जो हमने बहुत शुरू में की थी, और वो बात हमने क्या की थी, वो ये बात की थी कि कंपनी कैन sue and can be sued on its own name। ठीक है, अगर कोई लड़ाई होगी तो मालिकों के नाम पे नहीं, डायरेक्टर्स के नाम पे नहीं, मेंबर्स के नाम पे नहीं, बल्कि कंपनी के नेम पे सू फाइल होगा। ठीक है बेटा, ये बात याद रहेगी आपको कि ये सेपरेट लीगल पर्सन डिक्लेयर होती है। कंपनी जो है ये एक सेपरेट लीगल पर्सन जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी कह लें आप, डिक्लेयर होती है। तो फिर कहता जी, और कंपनी इज लायबल फॉर इट्स ओन डेट्स। ये वही बात है बेटा, कंपनी इज लायबल फॉर इट्स ओन डेट का मतलब ये है कि शेयर होल्डर से तो जितने पैसे थे वो कैपिटल उतने, उससे ज्यादा अगर कोई लाभती होगी तो फिर कंपनी के एसेट सेल करके, कंपनी की जायदाद, कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी के एसेट सेल करके खर्चे पूरे किए जाएंगे। ऑनर्स की कैपिटल वगैरह जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, नीचे वाली बेटा कुछ बातें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, ये 2 पैराग्राफ आपके काम के हैं। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ आपने सेल्फ स्टडी करनी है, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं तो आपको याद रहना चाहिए। ये इसमें रेपिटेशन है उन्हीं बातों की। तो बेटा अब मैं आपको वही का बता रहा हूं जो मैंने कहा था कि एक पेज आपने आज घर बैठ के बना लेना है, और उस पेज पे बेटा आपने ये प्रैक्टिस करनी है। व्हाट इज दैट? लेट्स स्टार्ट। यहां पर बेटा आपने लिखना है सोल ट्रेडर्स, यहां पर बेटा आपने लिखना है पार्टनरशिप, और यहां पर बेटा आपने क्या लिखना है? कंपनी। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम इन तीनों की क्या बनाएंगे? डेफिनेशन। इसकी 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 याद है ना, डेफिनेशन शुरू में पढ़ी है। ओके, फिर बेटा हम कहेंगे लीगल रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, यहां पर बेटा कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर हम बात करें, मैं समरी बना रहा हूं, आपको तो पता है ना कि वो पार्टनरशिप एक्ट 1932, और यहां पर बेटा कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक कंपनी रजिस्टर्ड होती है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन लाजमी है, उसके बगैर कंपनी कारोबार नहीं कर सकती। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, यहां बेटा हमने क्या कहा था? 1, यहां हमने कहा था 2 से 20, और ये बेटा 2 से 50 तक हो तो हम कहते हैं वो प्राइवेट कंपनी। ठीक है, और 2 से अगर नो लिमिट हो तो वो बेटा पब्लिक कंपनी। ये बात याद रहेगी बेटा, 2 से 50 तो प्राइवेट कंपनी, और 2 से नो लिमिट, मैक्सिमम जितने मर्जी हो तो उस कंपनी का नाम क्या होगा? पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, याद रखना आपने। प्राइवेट कंपनी के लिए मेंबर्स कम से कम 2 और मैक्सिमम 20 होंगे, और पब्लिक कंपनी के लिए बेटा कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? ये समझ आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? क्लियर है ये कंसेप्ट? आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देन बेटा अगला पॉइंट, अगर हम अब बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। यहां बेटा ऑनर के पास होता है, यहां पार्टनर्स के पास होता है, और यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है बेटा, देन बेटा फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग यहां सोल ट्रेडर करता है और लो लेवल की होती है, यहां पर पार्टनर्स करता है और मीडियम लेवल की होती है, यहां पर शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बैंक्स वगैरह, और यहाँ पर हाई लेवल की फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर हाई लेवल की फाइनेंसिंग होती है। ओके, फिर बेटा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, यहाँ बेटा डिसीजन मेकिंग क्विक होती है लेकिन वो
क्विक डिसीजन तो हो जाता है क्योंकि एक ही पर्सन ने लेना होता है। अच्छा, कामरान कह रहे हैं कि 1932 एक्ट और 2017 एक्ट आर पाकिस्तान स्पेसिफिक और इंटरनेशनल एक्ट। जी, ये अडॉप्टेड है 1932 जो है, अब ये अडॉप्टेड है पार्टनरशिप एक्ट पाकिस्तान में, और 2017 तो प्योरली हमारा अपना है। जी कामरान, बात क्लियर होगी। 1932 वाला ये अडॉप्टेड है, हमने इंग्लिश लॉ से अडॉप्ट किया हुआ है, और 2017 वाला तो हमारा कंपनीज एक्ट है। ठीक है, लोकल फ्रेम्ड है ये। ओके जी, आगे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग बेटा क्विक होती है लेकिन ये उस लेवल की नहीं होती, कहते हैं ना 1 1 2 11। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि पार्टनर्स जब तक इकट्ठे नहीं होते तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उस वक्त तक कोई डिसीजन नहीं हो सकता। और यहाँ बेटा थोड़ा डिले होता है लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। क्यों? जब सब सर जोड़ के बैठते हैं तो कोई अच्छा रिजल्ट निकलता है। और ये जो क्या नाम है सोल ट्रेडर की डिसीजन मेकिंग है बेटा, ये एक शख्स है जल्दबाजी में गलत फैसला भी कर सकता है। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि अगर इसके एडवांटेज ये है कि क्विक करता है तो फिर जल्दबाजी में नुकसान भी हो सकता है। कंपनी के ऑन द अदर हैंड सबसे देर में होती है लेकिन कोई अच्छा यूनानिमस डिसीजन होगा। ओके बेटा, अगला पॉइंट है बेटा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो है, ठीक है, इसको बेटा कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है सोल ट्रेडर को। इसको पता फ्रॉड करना हो तो खुद ही कर रहा होगा अपने आप से फ्रॉड। ठीक है, सब कुछ इसका है तो वो कहता जो कुछ मेरे पास पड़ा है वो मेरा ही है। लेकिन जो पार्टनरशिप एक्ट है ये मे प्रिपेयर फॉर टैक्स पर्पस। ठीक है, टैक्स पर्पस के लिए ये बनाए। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी की तो बेटा वहां पर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मस्ट प्रिपेयर। ठीक है, मस्ट प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके हो गया बेटा। अब अगला पॉइंट है बेटा ऑडिट का। ऑडिट करवाना अपनी किताबों का कि नहीं, जिसने बनाया ही नहीं है उसे कराने की क्या जरूरत है। और फिर वही बात में फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। और यहाँ बेटा सर्टन कंपनीज हैं जो रिक्वायर्ड हैं कि उन्होंने अपनी बुक्स भी लाजमी बनानी है और ऑडिट भी मस्ट करवाना है। ठीक हो गया बेटा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स इसके पढ़े। तो इसकी बेस के ऊपर बेटा हम इन तीनों को जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ऐसा ही है। तो क्या ये इससे आपके तीनों सवाल बेटा तैयार हो जाएंगे? डेफिनेशन भी आपको आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन भी बेटा इनकी आ जाएगी। और इन तीनों की डेफिनेशन के साथ साथ हम इन तीनों को अगर पॉइंट्स ये वाले याद रखें, ठीक है, लाइक जो साइड पे मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इसकी बेस पे बेटा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 4, 5, 6, 7 आप मजीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं और आप ये तीनों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। बुक में भी इसने बना के दिया हुआ है। ठीक है, लाइक मैं आपको इसमें 2-3 पॉइंट्स और ऐड कर देता हूँ। हमने एक और भी चीज डिस्कस की थी जो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ जी। वो बेसिक चीजें हैं जनाब, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग, इसमें नो शेयर, इसमें पार्टनर्स के दरमियान होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है, और अगर मैं बेटा लायबिलिटी की बात करूं तो बेटा इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और यहाँ पर तो होती ही लिमिटेड लायबिलिटी है। यहाँ अनलिमिटेड भी हो सकती है लेकिन यहाँ बिल्कुल अनलिमिटेड, यहाँ बिल्कुल लिमिटेड और यहाँ पर मिक्सचर। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे और हो गए
कि प्रॉफिट शेयरिंग और ये लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बेटा ये आपके बुक में भी नीचे इन्होंने जैसे ये तीनों खत्म होती हैं तो लायबिलिटी, ओन, मैनेजमेंट और रेजिंग कैपिटल, फाइनेंसिंग एंड ऑडिट, तो ये 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट दिए हुए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। ये बेटा मैंने आपको ये 9 पॉइंट्स बना के दे दिए और उम्मीद है कि आप इस चीज का फायदा उठाएंगे, इसको आज ही जाके फिर नोट करेंगे, ठीक है। और इनकी डिस्टिंक्शन जो है वो अपनी वर्डिंग में आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेटा तीनों टाइप्स ऑफ बिजनेस में बेटा कोई इशू हो, कोई बात समझ नहीं हो या कोई पॉइंट समझ ना आया हो, इनमें से जो मैंने 9 पॉइंट लिखे हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया, शाबाश, दैट इज वेरी गुड, वेल डन। तो अगर आप मेरे साथ प्रॉमिस करें कि जो आज को मैंने आपको काम दिया आप इसे अच्छी तरह तैयार करेंगे तो फिर मैं अगला पॉइंट कल शुरू करूंगा, आज नहीं करता, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है, वो अकाउंटिंग की तरफ चलेगी। आज हमने बिजनेस वाला पढ़ा, क्या आज वाला काफी है आपके लिए बेटा? इतना काफी है जितना हमने आज में पढ़ा है? ठीक है। अच्छा, क्यूरी है जी के हसीब की कि पार्टनरशिप में लायबिलिटीज, ये पार्टनरशिप में देखे ना, लायबिलिटीज डिस्चार्ज करनी है पार्टनर्स ने, तो हो सकता है कोई पार्टनर्स वो किसी दूसरे के बिहाफ पर भी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दे और फिर बाद में उन पार्टनर से शेयर्स रिसीव कर ले। लेकिन सोल ट्रेडर में हर जो है वो एक ही बंदे ने पूरे बिजनेस की लायबिलिटी खुद ही मीट करनी होती है, ठीक है। और कंपनी में बात करें तो शेयर होल्डर ने अपनी लायबिलिटी करनी है, किसी दूसरे की नहीं। लेकिन पार्टनरशिप में हमने कह दिया कि एक पार्टनर अपनी लायबिलिटी भी डिस्चार्ज कर सकता है और बाकी पार्टनर्स की भी डिस्चार्ज कर सकता है और फिर उनसे पैसे रिसीव भी कर सकता है। हसीब, ये बात क्लियर होगी आपको? और दूसरा बेटा, अपने जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है उनसे पूछ लीजिएगा भाई कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी भी इनरोलमेंट जो है बेटा बहुत कम है क्लास में बच्चों की, यानी कि बच्चे कम अटेंड कर रहे हैं। इन्होंने इनरोलमेंट करवाई हुई है, क्लासेस कम अटेंड कर रहे हैं बेटा। अभी स्ट्रेंथ पूरी नहीं हुई, अभी भी कुछ 10-15 बच्चे जो है ना वो एब्सेंट हैं। अंदाजा करें कि 15-20 बच्चे भी नहीं आ रहे, तो उनसे कहें कि भाई अपना टाइम वेस्ट ना करें, हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं और वो सर साथ साथ जो है वो 60 टर्मिनोलॉजीज भी सिखाते हैं, तो आप वेट ना करें और रिकॉर्डेड लेक्चर ना देखा करें, लाइव पर आए, इसका फायदा होता है, आपकी जो है एक रूटीन बनती है एग्जाम की। चलिए बेटा यूं करते हैं, कुछ थोड़ी सी फिर जो है ना हमारे पास टाइम है 5 मिनट का, तो इसमें हम कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैं आपको रूटीन की चीजें सिखाता होता हूं, ठीक है। चलिए ओके जी, इक्विटी का वर्ड आज हमने सीखा था, है ना, इक्विटी का वर्ड सीखा था। यस, उनको हमने कहना है कि मुंशी ना बने, चार्टर्ड। ले जी, मैंने कहा था ट्रांजैक्शंस 2 टाइप्स की होती हैं, कोई बताएगा कौन कौन सी थी ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन 2 टाइप की थी, कोई बताएगा कौन कौन सी थी 2 टाइप्स? कैश या क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है, कैश या क्रेडिट। आज बेटा हम इन 2 चीजों में डिफरेंस पढ़ेंगे। कौन सी 2 चीजें हैं? एक है इवेंट और दूसरा है ट्रांजैक्शन, इसमें फर्क पढ़ेंगे। एनीथिंग हैपेंड, ठीक है, एनीथिंग हैपेंड इज बेसिकली कॉल्ड एन इवेंट। कुछ भी हुआ क्या है? वो एक इवेंट है। लाइक स्टार्टेड बिजनेस, नंबर 2 परचेज्ड बिल्डिंग, ये इवेंट है, ठीक है। कुछ भी होना एक इवेंट है। अगर इस इवेंट में मॉनेटरी वैल्यू भी आ जाए,
ठीक है, इस इवेंट में मॉनेटरी वैल्यू भी आ जाए। लेकिन अगर वर्ड लाइक ये ऐसे लिखा होता कि स्टार्टेड बिजनेस विद ₹500,000, तो बेटा इन दोनों में क्या फर्क है? फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या फर्क है? मॉनेटरी वैल्यू का। तो इवेंट प्लस मॉनेटरी वैल्यू बिकम्स ट्रांजैक्शन। आगे बात समझ बेटा, इवेंट प्लस मॉनेटरी वैल्यू बिकम्स ट्रांजैक्शन। लिखा हुआ है परचेज बिल्डिंग, अगर मैं लिख दूं परचेज बिल्डिंग फॉर ₹3 million, परचेज बिल्डिंग वो एक इवेंट है, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹3 million वो एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि उसमें अमाउंट भी आ गई। अगर इवेंट के साथ अमाउंट भी आ जाए तो वो क्या बनता है? ट्रांजैक्शन। क्यों कहा मैंने ट्रांजैक्शन? क्योंकि अकाउंटिंग में हम इवेंट रिकॉर्ड करते हैं या ट्रांजैक्शन? अकाउंटिंग में हम इवेंट रिकॉर्ड करेंगे या ट्रांजैक्शन? शाबाश, ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन के लिए अमाउंट का होना जरूरी है, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए अमाउंट का होना जरूरी है। अब आपको बात समझ आ गई? इसका मतलब है ट्रांजैक्शन में दोनों चीजें होती हैं, इवेंट भी होता है, अमाउंट भी होती है। लेकिन इवेंट में सिर्फ एक वाकया है, कुछ हुआ, उसमें अमाउंट नहीं है। क्योंकि अमाउंट नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो फिर मैं आपसे दो बातें पूछता हूं, तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा किसको ये कंसेप्ट समझ आ गया। अगर मैं कहूं यू टुक एडमिशन इन स्कैम्स पेइंग 58,000, ठीक है, यू टुक एडमिशन इन स्कैम्स पेइंग ₹58,000, ये बेटा इवेंट है या ट्रांजैक्शन है? वेरी गुड, ठीक है। यू स्टार्टेड सीए, ये जो स्टार्टेड सीए है ये इवेंट है, ट्रांजैक्शन है? वेरी गुड, ये इवेंट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यू स्टार्टेड सीए एंड टुक एडमिशन एट स्कैम्स बाय पेइंग 58,000। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बस ठीक है, समझ आ गई। बबर शेर है मेरे, इनके ऊपर मजीद टाइम जो है वो इनको जो है रेस्ट देना चाहिए। अब लीजिए, कामरान की क्यूरी आ गई कि सर इफ वी से वी टुक एडमिशन बाय पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, विल इट बी कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन? We use a lot of money term instead of 58,000. जब तक वो lot of money determine नहीं होगी है तो ये ट्रांजैक्शन, जब तक वो lot of money determine नहीं होगी उसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कामरान, इज इट क्लियर नाउ? बुक में रिकॉर्डिंग के लिए उसके कैश की अमाउंट का डिटरमिन होना जरूरी है, ठीक है, अमाउंट का डिटरमिन होना जरूरी है। मिसाल के तौर के ऊपर आपने कहा कि आपने किसी से एसी परचेज की है, जाके आप एसी ले भी आए और घर में आके इंस्टॉल भी कर दिया, लेकिन वो किसी दोस्त की शॉप थी, प्राइस की बात हुई तो उसने कहा लड़के ने कि बॉस बाहर गए हुए हैं, जैसे ही आएंगे तो फिर आपको डिस्काउंट का पता लग जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर से बता देना कि मैं एसी ले गया हूँ, तो जो डिस्काउंट होगी मुझे बता देना, मैं आपको कैश ट्रांसफर कर दूंगा। अब ये क्या इवेंट है? ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है, अभी प्राइस डिटरमिन नहीं हुए। क्या ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन हो चुकी है और प्राइस डिटरमिन नहीं हुए? ओके बेटा। और अगर बेटा मैं उसको 1 लाख रुपया भी साथ दे आया हूं और एसी भी ले आया हूं, तो अब क्या होगा? यस, अमाउंट इन्वॉल्व होगी ट्रांजैक्शन और उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर आज आप सब लोगों ने ये डिसाइड कर लिया, ये समझ लिया कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, इवेंट नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए हमें अमाउंट चाहिए और इवेंट में अमाउंट नहीं होती। अगर किसी इवेंट में अमाउंट है तो वो ट्रांजैक्शन बन जाती है। दैट्स इट,
ठीक है बेटा, तो हर लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस तरह की दो तीन चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमारा जो कंसेप्चुअल है चीजें ये भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग रहे। आज के लिए बेटा इतना काफी, इंशाल्लाह मिलेंगे कल शॉप एट द सेम टाइम, और उस वक्त बेटा आपका जो है हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपके वालिदैन का साया आपके सर पे कायम रखे और आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फी अमानिल्लाह।